नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं गर्मी का सितम, फसल होगी कम। क्योंकि जैसे जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, तापमान तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, रबी फसलों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। साथ ही चिंता है फूड सप्लाई की, रबी फसलों, और सबसे ज़्यादा चिंता है वो है महंगाई की, क्योंकि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही इकॉनमी के लिए एक बड़ा बोझ आगे और भी बढ़ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चिंता है अल नीनो की एक्टिव होने की, क्योंकि पिछले 20 सालों में हिस्टोरिकल ये रिकॉर्ड रहा है कि जब जब अल नीनो एक्टिव हुआ है देश में तो सूखे की स्थिति बनी है और महंगाई में उछाल देखने को मिला है। ऐसे में क्या है बड़ी चिंता, करेंगे चर्चा ईटी नाउ स्वदेश के इस कॉन्क्लेव में। मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले को अपने मेहमानों से परिचय करा दें। हमारे साथ गेहूं कारोबारी अजय जैन है, केडिया कमोडिटी से अजय केडिया साहब है, स्काईमेट के जीपी शर्मा साहब होंगे, जिनसे मौसम के बेरुखी के बारे में जानेंगे कि मौसम में क्यों इतना बदलाव हो रहा है। साथ ही हमारे साथ अनिल चतर होंगे राजस्थान से, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। साथ ही हमारे साथ अनिल घनवर साहब होंगे, प्रेसिडेंट है स्वतंत्र भारत के। साथ ही आगे हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे, विनोद आनंद होंगे, मेंबर हैं एमएसपी कमेटी के। साथ ही जी चंद्रशेखर साहब होंगे, कमोडिटी एक्सपर्ट है, जाने माने कमोडिटी गुरु भी होंगे। और एपीएमसी वाशी मंडी से हमारे साथ देवेंद्र वोरा साहब होंगे, जो अनाज कारोबारी है, गेहूं से लेकर चावल, दलहन, तिलहन, सबके एक्सपोर्ट से लेकर ट्रेडिंग का इनका बड़ा कारोबार है। साथ ही हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एडिटर राजेश सिंह जी भी स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। इस खास पैनल की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात हम करेंगे, राजेश जी आपसे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सर, जिस तरह की चिंता देखने को मिल रही है अल नीनो से लेकर और अब तापमान में अचानक जिस तरह की बढ़ोतरी हुई है, सबसे पहले अमेरिकी मौसम एजेंसी ने अल नीनो की आशंका जताई, फिर उसके बाद जब घरेलू जो मौसम विभाग है, सरकारी मौसम विभाग आईएमडी और प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट, इनको भी लग रहा है कि अल नीनो की आशंका है। फरवरी में फिर मौसम अचानक बदला और पारा भी सामान्य से ज्यादा बढ़ा। साथ ही गेहूं और सरसों की फसल को लेकर चिंता बढ़ गई और सरकार ने अब इसके लिए कमेटी बना दी है। कितनी बड़ी चिंता है और इकोनॉमी के लिहाज से कितना बड़ा बोझ आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, राजेश जी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, सबसे बड़ी चिंता महंगाई को लेकर है सरकार के पास, क्योंकि अगर आप देखिए, जैसे आपने बताया, गेहूं और सरसों, इन दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा मार पड़ेगा अगर महंगाई अभी की जो गर्मी बढ़ रही है इससे, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग सीजन शुरू होने वाला है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप हमारा बफर स्टॉक भी देखिए तो गेहूँ का बफर स्टॉक जो 1 जनवरी की स्थिति है, वो पिछले साल जनवरी या उससे पिछले साल जनवरी के मुकाबले आधे से भी कम है। उसका एक रीज़न ये भी है कि सरकार कोविड में 5 किलो तक अनाज 80 करोड़ लोगों को फ्री देती रही है, लेकिन हमारी बफर स्टॉक की हालत खराब है। सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए भी हैं, एक्सपोर्ट बैन किया है गेहूं का, तो इस तरह की चीजें हैं। और अगर इस साल फसल कम होती है गेहूं की तो इसका इकोनॉमी पे तो असर पड़ेगा ही, साथ साथ महंगाई पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। जो कि महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल होने लगी थी, वो अगर बढ़ती है तो सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चिंता होगी, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में 9 स्टेट के इलेक्शंस हैं और फिर उसके बाद अगले साल पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। तो सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और इसीलिए कमेटी बनाई गई है कि वो स्टडी करके बताए कि कितनी बड़ी ये चिंता है, और वो कमेटी के रिपोर्ट के बाद, और इनफैक्ट उससे पहले भी सरकार एक्शन में आ गई है और डिसीजन ले रही है। ओके, यानी सरकार पूरे एक्शन मोड में है। किस तरह से इस चिंता को कम किया जाए, क्योंकि लगातार दूसरा साल है जो अचानक मौसम में इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ स्काईमेट से जीपी शर्मा साहब भी है। जीपी शर्मा साहब, क्या लग रहा है, जिस तरह से लगातार दूसरे साल में इस तरह को देखने को मिल रहा है कि तापमान में अचानक से फरवरी के महीने में बढ़ोतरी हुई है और सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी है, ये फसलों को कितना नुकसान कर सकता है? ये जी, सामान्य तापमान आपने बताया जैसे 4 से 5 डिग्री, उससे ज्यादा है। मैं कहूँगा कई स्थानों पर तो कई पॉकेट्स में ये उससे भी ज्यादा है। दिल्ली जैसी बात करें, हालांकि चाहे फसलों को एग्री बाउल तो और एरिया है, लेकिन दिल्ली में ही तापमान लगभग सामान्य से 8 से 9 डिग्री तक ज्यादा चला गया था। और कल के दिन अगर कहें तो तापमान अभी भी लगभग 7 डिग्री ज्यादा है, 7 डिग्री अबव द नॉर्मल।
तो फरवरी के महीने में करीब करीब सभी जगह ही उत्तरी भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में ये सामान्य से है। वैसे जो राजस्थान की बात करें या पंजाब हरियाणा की बात करें, आसपास क्षेत्रों की बात करें, मध्य प्रदेश, सभी में तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। और जैसा हमने पिछली बार भी देखा था, पिछले साल हमारे फसलों पे ज्यादा असर हुआ था। जो प्रोडक्टिविटी टोटल थी काफी, मेरे ख्याल में 3-4 मिलियन टन्स असेसमेंट से कम हुआ था। तो मौसम की स्थिति देखते हुए तो थोड़ी चिंता जरूर रहेगी। और हमने तो शुरुआती दौर में जनवरी में जैसे या फरवरी के शुरू में कहा था कि तापमान बढ़ जाने की संभावना है, लेकिन अब तो वो हो गया है, ऐसी स्थिति पहुंच गई है और इसमें कोई सुधार होता हुआ दिखाई देता नहीं। अभी फसलों की कटाई कुछ जगह शुरू हुई है, लेकिन ज्यादातर जगह शुरू होनी है और अभी लास्ट स्टेजेस में है। और इतने बढ़े हुए तापमान के चलते जो रबी की अलग अलग जो फसलें हैं और विशेषकर जिसमें गेहूं की फसल है, उसके लिए मुझे लग रहा है जैसे कि नुकसान जरूर हो सकता। फायदा तो खैर किसी भी हालत में भी नहीं, तो लेकिन नुकसान हो सकता है। कितना होगा वो समय ही बताएगा। जी ओके, यानी 5 से 7 डिग्री तक तापमान ज्यादा बढ़ने से कितना खतरा हो सकता है? यहाँ से फायदे की संभावना तो बिल्कुल ही नहीं है, रबी की फसलों को नुकसान ही ज्यादा होगा। चलिए, हमारे साथ एक गेहूं कारोबारी है, अजय जैन साहब। अजय जी, आप गेहूं के फील्ड का बराबर नए नए फुटेज वगैरह, फोटो वगैरह डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे। क्या लग रहा है, किस तरह की फसल की अभी ताजा कंडीशन क्या है और किस तरह की रिपोर्ट ग्राउंड से आ रही है? गेहूं की फसलों को कितना नुकसान हो सकता है? एक बॉलपार्क फिगर आप बता सके, कितने नुकसान की संभावना है? इस गर्मी का अलग अलग प्रभाव देखा जा रहा है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, गेहूं की फसल पूरी तरह से तैयार है और अच्छी अराइवल मंडियों में प्रारंभ हो चुकी है। बोनी का माल मंडियों में जो आ रहा है उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है और उसका यील्ड भी बहुत बढ़िया है। तो उस पर इस गर्मी का बहुत ज्यादा प्रभाव अब मध्य प्रदेश या उसके आसपास के इलाकों में नहीं पड़ने वाला है। अब इसका प्रभाव जो भी है ऊपर के राज्यों में, उत्तरी राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा इन राज्यों में पड़ने वाला है। जहां पे अभी गेहूं की जो स्टेज है वो बालियां लगने की स्टेज है। इस समय में गेहूं के दाने जब भरने लगे हैं, अगर तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री ऊपर है तो निश्चित तौर पे उत्पादन पर इसका प्रभाव देखा जाएगा। ओके, जीपी शर्मा साहब, अगर यही तापमान अगर पूरे मार्च के मिड तक भी बना रहा, सामान्य से 4-5 डिग्री अगर ज्यादा तापमान रहा, तो यील्ड को लेकर कितनी चिंता होगी? और साथ ही आपका अनुमान क्या कह रहा है? आप लोगों का स्काईमेट की तरफ से मार्च को लेकर क्या अनुमान है? जैसा कि फरवरी में हमने देखा कि सामान्य से काफी ज्यादा तापमान रहे, मुझे नहीं लगता कि कोई मार्च में कोई स्थिति बेहतर होगी। मुझे तो अनुमान ऐसा है कि हालांकि जैसे सीजन के हिसाब से भी मार्च में जरा तापमान फरवरी से बढ़ जाते हैं, तो वो भी बढ़ोतरी होगी और उसके ऊपर जो नॉर्मल मौसम की वजह से तापमान में वृद्धि होगी, वो थोड़ी चिंताजनक मार्च के महीने में भी रहेगी। मुझे तो हमारा अनुमान है कि काफी सारे क्षेत्रों में मार्च के मिड तक ही काफी सारी जगहों में 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच जाएगा। और ऐसे क्षेत्र एक दो कोई आइसोलेटेड जगह नहीं होगी, काफी ज्यादा क्षेत्र होगा, जो कि डेफिनेटली एक चिंता का विषय बनेगा। और मार्च का महीना कोई राहत लेके आने वाला नहीं है, ऐसा स्काईमेट का अनुमान है। और उसके चलते 40 या उसके आस पार भी तप आ रहा काफी स्थानों, विशेषकर देश के मध्यवर्ती भागों में, जिसमें महाराष्ट्र की बात करूंगा मैं, उड़ीसा की बात करूंगा, और उसके साथ साथ इवन जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र हैं, तापमान सामान्य से काफी ज्यादा रहेगा, 40 डिग्री पार करेगा। और बाकी क्षेत्रों में जैसे उत्तरी क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी काफी क्षेत्रों में बात करें तो सामान्य से तापमान 4 से 5 डिग्री अधिक रहने की संभावना रहेगी मार्च में भी। यानी मार्च में 40 डिग्री का टेम्परेचर आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे कई ऐसे राज्य होंगे जो इस तरह के टेम्परेचर की मार झेलनी पड़ेगी। और जैसा जीपी शर्मा साहब कह भी रहे हैं कि इससे फायदा तो फसलों को कुछ भी नहीं होने वाला है, नुकसान ज्यादा होगा। जी चंद्रशेखर साहब भी है, लंबा अनुभव है एग्री मार्केट को लेकर, कमोडिटी के जाने माने पत्रकार भी रहे हैं। चंद्रशेखर साहब, क्या लग रहा है गेहूं को लेकर? क्या जो सरकार ने जो टारगेट तय कर रखा है 1120 लाख टन का 2022-23 के लिए, आपको मुमकिन लग रहा है क्या? बिल्कुल, काफी मैं चिंतित हूं गेहूं का फसल को लेकर के। और हमने तो पिछले 2 या 3 हफ्ते में लगातार कई हमारे शो में बताया भी है हमने इसके बारे में। और आगे जाकर के
गर्मी जारी रहेगी तो नुकसान बढ़ भी सकता है। जो सरकार का लक्ष्य है 1120 लाख टन का, और सरकार का जो अनुमान है अभी जो आया था 7-8 दिन 10 दिन पहले 1122 लाख टन का, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ क्या बोलूं भाई, ओवरस्टेटेड, ओके, जरा ज्यादा ही बड़ा चढ़ा करके ये नंबर बताया गया है। और मेरा अनुमान 10 दिन पहले भी था कि ज्यादा से ज्यादा 105 मिलियन टन अगेंस्ट 112 मिलियन टन, तो 1050 लाख टन से ज्यादा नहीं होगा फसल। मगर अभी इस गर्मी के वजह से आगे जाकर के और भी नुकसान हो सकता है, तो काफी मैं चिंतित हूँ। पिछले साल में भी यही हुआ था। सरकार अभी भी मानती है कि पिछले साल का फसल 1070 लाख टन, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। वो तो जरूर 1000 लाख टन यानी कि 100 मिलियन टन से भी काफी नीचे था पिछले साल। ऐसे ही कोई एक स्थिति अभी आ रहा है, तो सरकार को सोचना पड़ेगा। इसमें 2 या 3 उपाय है, उसके बारे में हम बात करेंगे, मगर जरूर गेहूं को लेकर काफी गंभीर एक सिचुएशन आ रहा है और उसके ओर ध्यान देना चाहिए। गेहूं को लेकर गंभीर स्थिति बन रही है। यहां पर हम डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक गाइडेंस सरकार को मिल जाएगा, सरकार को एक संकेत मिल जाए कि किस तरह से तैयारी यहां से करनी चाहिए, ताकि स्थिति इस तरह की ना हो कि हमारे पास बफर स्टॉक की ही दिक्कत हो जाए। हमारे साथ विनोद आनंद जी भी हैं, एमएसपी कमेटी के मेंबर है। विनोद जी, क्या लग रहा है, जिस तरह के बफर स्टॉक अभी आप देखिए, जनवरी 2023 में गेहूं का बफर स्टॉक 172 लाख टन था, हालांकि फरवरी का महीना पूरा खत्म नहीं हुआ है, वो 150 लाख टन के आसपास आ चुका है। अगर जनवरी 2022 की तुलना में आप देखिए, जहां पर 330 लाख टन गेहूं का बफर स्टॉक था, इतना कम बफर स्टॉक है गेहूं का। और यही हाल चावल का भी है। चावल का बफर स्टॉक 2023 के जनवरी महीने में 125 लाख टन सिर्फ है, जबकि जनवरी 2022 में 222 लाख, यानी 40-50% कम बफर स्टॉक दिख रहा है। सर, कैसे काम होगा अब? देखिए, जहां तक बफर स्टॉक की बात है तो वो फ्लक्चुएट करती रहती है। अभी रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन होना है, ऐसा पूर्वानुमान है। और जो अभी ताजा मंत्रालय के स्थिति आंकड़े आपको हैं, लग उसके रहा है हिसाब कि ये रिकॉर्ड उत्पादन की तरफ हम जाएंगे, खास करके रबी तो काफी डैम्पनर साबित होने वाला है यहां से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए क्या है, कुछ प्राइवेट मौसम की कंपनियां हैं, उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है और वो मार्केट में एक दूसरे तरीके की समाचार लेके आते हैं। जो आईएमडी का डेटा है, और अगर आप 100 साल के आंकड़ों को देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ, जिसको यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, ये हर 4 साल 5 साल फिर फ्लक्चुएट होता है। ये कोई नया पैटर्न नहीं है। और उससे किसी एक दिन का या 2 दिन का तापमान का जो रिकॉर्ड पॉइंट होता है उसमें बदलाव आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आने वाले समय में बढ़ते हुए मौसम से और कोई हीट वेव शुरू हो जाएगी और सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो थोड़ी पछेती जहाँ पे गेहूं लगती है, यानी कि थोड़ी देर से जहाँ पे गेहूं लगती है, वहां पे, और वो वैसे इलाके हैं जहाँ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से अफेक्टेड नहीं होता है। तो मैं इस पे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आईएमडी का जो डेटा है और जो बाकी के प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट मौसम कंपनियां, उनके डेटा में बहुत एक अंतर है। और गेहूं का उत्पादन आप देखिएगा, सब आने वाले समय में 1 महीने के बाद जो एक रिवाइज एस्टिमेट अभी आएगा, तो उसमें आप ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक मार्केट में एस्टिमेट ऐसा तो नहीं होगा कि 1120 लाख टन से बढ़ाकर सरकार ज्यादा कर देगी। एस्टिमेट तो कम ही मुझे लग रहा है। जैसा चंद्रशेखर साहब का अनुमान है, वो कह रहे हैं कि 1050 लाख टन के आसपास गेहूं के उत्पादन का उनका अनुमान है। तो आपका क्या अनुमान है, आप क्या सेंस कर रहे हैं सर गेहूं के उत्पादन को लेकर? 1126 जो मंत्रालय के आंकड़े हैं, 1121.82 लाख टन जो वर्तमान में है, तो 1100 टन के आसपास तो 1100 लाख टन के आसपास तो उत्पादन होगा। उससे नीचे जाने की संभावना नहीं है। अजय जैन साहब हैं, गेहूं के कारोबारी भी है, फील्ड पे भी विजिट करते हैं। अजय जैन साहब, अगर 40 डिग्री के आसपास अगर मार्च के महीने में टेम्परेचर रहता है तो यील्ड पर कितना असर होगा? ओवरऑल उत्पादन को लेकर आपका एस्टिमेट क्या कह रहा है, कितना कम हो सकता है जो सरकार ने जो टारगेट तय कर रखा है उससे? देखिए विश्वमोहन जी, मार्च के महीने में तापमान बढ़ने से पंजाब और हरियाणा में उत्पादन पर असर तो पड़ेगा, उस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब वो किस इंटेंट तक असर होगा, ये हमें देखना पड़ेगा।
और निश्चित तौर पे सरकार के जो आंकड़े हैं और जो बुआई के आंकड़े हैं, उसको देखते हुए 1120 लाख टन का लक्ष्य थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। चलिए, लेकिन अब मुश्किल नजर आ रहा है, सरकार भी इसको डाउनवर्ड रिवाइज जरूर करेगी, लेकिन ऐसे में तैयारी क्या करनी चाहिए? चंद्रशेखर साहब, क्या लग रहा है, वक्त आ गया है कि हमें बफर स्टॉक के लिए सरकार को बोनस देना पड़ेगा तभी क्योंकि एमएसपी पे जिस तरह के भाव एमएसपी से ऊपर हैं, ऐसे में क्या किसान आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, किसान प्रोक्योरमेंट में मदद करने वाले हैं, या कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी स्टॉक के लिए? सर, 1120 लाख टन का लक्ष्य है, अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने बताया, मुश्किल लगता है। मैं मानता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी कि मुझे लगभग नामुमकिन लगता है। ओके, तो मेरा अनुमान है, मैं मिलियन टन में बोलूंगा तो 105 मिलियन टन से उत्पादन बढ़ेगा नहीं, शायद कम हो सकता है। ओके, दोबारा बोलता हूं, कोई घबराहट पैदा करने के लिए हम नहीं कहते हैं। दिस इज फॉरवर्ड गाइडेंस फॉर द पॉलिसी मेकर्स, ताकि आग फैलने के पहले पॉलिसी मेकर्स कुछ कदम उठाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस नंबर 1। तो हम जानते हैं पिछले साल क्या हुआ। फूड कॉर्पोरेशन का प्रोक्योरमेंट में लक्ष्य से 50% से भी कम उनकी खरीदी हुई थी। उसके वजह से हमने देखा है गेहूं के भाव कैसे भड़क गए, और ऐसा एक दोबारा स्थिति हमारा देश में हम झेल नहीं पाएंगे। मगर ऐसा एक स्थिति उत्पन्न हो रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो वी हैव टू फॉलो साउंड रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। हमें दिख रहा है सामने एक जोखिम है, खतरा है, तो उसको खतरा को कैसे हम कम करना, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो सरकार का हाथ में कहीं उपाय है, कहीं इंस्ट्रूमेंट्स है। They have monetary policy, they have fiscal policy, they have trade policy, they have tariff policy, they have administrative intervention. इतने पॉलिसीज है। पर मैं मानता हूं सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम होगा, हमारा जो उपलब्धि है देश में उसको बढ़ाना चाहिए। वो शायद हमें आयात करना पड़ेगा, और आयात के लिए मैं एक सुझाव भी दे रहा हूं पॉलिसी मेकर्स को। रशिया से मंगाइए 25-30 लाख टन का गेहूं एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रशिया से मंगाइए अगेंस्ट रूपी पेमेंट। तो आप अपना फॉरेन एक्सचेंज डॉलर में तो नहीं जाएगा। हम वैसे भी क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट कर रहे हैं, और रशिया से हम अभी रूपी पेमेंट के सामने 25-30 लाख टन का आयात का हमने प्रपोजल रखा। मार्केट में उसका असर हमें दिखाई देगा। मगर एक बार फसल आ गया मार्केट में, उसका बाद हम सोचने लगेंगे कि इंपोर्ट करना है कि नहीं, तो मार्केट में सबको पता लग जाएगा कि हमारा उत्पादन कितना है और कितना कम हो चुका है। तो फिर मार्केट पे काबू पाना बहुत मुश्किल होगा। समय से पहले ही इसका मकसद ही यही है। हमारे कॉन्क्लेव का मतलब ये नहीं है कि अलार्मिंग करना या बहस करना, मकसद ये है कि जो स्थिति है, ग्राउंड की स्थिति है, उससे आगाह कराना, और उसके लिए क्या तैयारी सरकार को करनी चाहिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और चंद्रशेखर सर का जैसा सुझाव है कि अभी हो सकता है कि अराइवल टाइम में भाव जब कम हो तो इंपोर्ट की तैयारी अभी से करनी चाहिए। अगर रूस के जरिए अगर हम क्रूड जैसे कर रहे हैं, अगर वहाँ पर रूपी पेमेंट के जरिए अगर हम गेहूँ का भी इंपोर्ट कर ले एक कुछ मात्रा में, ताकि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक हो जाए। चलिए, एक अहम सुझाव आपकी तरफ से आ रही है, लेकिन एक अल नीनो पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल वेदर एजेंसी की रिपोर्ट लगातार आ रही है, और उनकी चिंता है कि इस साल मानसून सीजन में 50 से 60% ऐसी संभावना बन रही है कि मानसून सीजन में अल नीनो एक्टिव रह सकता है। जीपी शर्मा साहब, स्काईमेट का क्या अनुमान है? हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगा, अप्रैल मई तक स्थिति और बेहतर साफ होगी, लेकिन अब तक का अनुमान अल नीनो को लेकर आप लोगों का क्या है? स्काईमेट का क्या स्टांस है इस पर? जी हाँ, उससे पहले मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा विश्व मोहन जी। ये हमारे जो साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने बोला प्राइवेट वेदर एजेंसी कहाँ से डाटा लाती हैं, उनकी एक्यूरेसी नहीं होती। पता नहीं, मेरे ख्याल में इनको थोड़ा समझ आना चाहिए। पता नहीं कि इनको कितना ज्ञान है डेटा के बारे में या नहीं है। और आईएमडी का कह रहे हैं कि बहुत मानसून की फोरकास्ट को लेके स्काईमेट का परसेंटेज एक्यूरेसी ज्यादा है, उससे कम नहीं है। तो प्लीज, हमारा मोटिव ये है कि तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को या किसानों को आगाह किया जाए जो आने वाला मौसम है।
हमें चिंता क्रिएट नहीं करनी है इसको लेकर कि बहुत कुछ ऐसी स्थिति आने वाली है। आइडिया सिर्फ अपने आप को तैयार करना है उस स्थिति के लिए। पिछले साल हम उससे भुगत चुके हैं और इस साल होगा, आप देखेंगे होगा। इन साहब को दोबारा बुला लीजिएगा और मैं उस वक्त बताऊंगा कि हुआ या नहीं हुआ। जहां तक आपने एल नीनो का कहा, तो एल नीनो देखिए शुरुआती दौर हैं, जरूर फरवरी के महीने में, अभी तो अंत है फरवरी का, कहते हैं स्प्रिंग बैरियर होता है, जिसमें कि जैसे जितनी आप इवेंट से दूर फोरकास्ट करेंगे किसी भी चीज का, उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम होती है, और जैसे जैसे इवेंट के पास जाएं वो फोरकास्ट ज्यादा रिलायबिलिटी होती है। पक्की बात है, जो फोरकास्ट अप्रैल में आएगा वो तो बहुत ही ऑथेंटिक होगा। लेकिन पिछले फोरकास्ट को देखते हुए भी एल नीनो के जो फोरकास्ट हैं, फरवरी आप 2018 की फोरकास्ट देख लीजिए, प्रेडिक्शन एल नीनो की जो हुआ था, डिट्टो करीब करीब इस बार से मिल रही है। कुछ और आंकड़े जरूर आएंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी की फोरकास्ट उस हिसाब से जाएं तो हम ड्राउट की तरफ चले जाएंगे, पर हम अभी इस स्टेज पर इतना शोर ना करके किसी को चिंता में लाने की चिंता की स्थिति में लाने का मोटिव नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि जो लानीना कंडीशन पिछले 3 साल से ज्यादा चल रही थी, वो अब फेड हो रही है। बहुत जल्द, कुछ ही सप्ताह में, 2-3 में न्यूट्रल कंडीशन हो जाएंगी। मानसून के आने तक और या उससे पहले ही एल नीनो की कंडीशन बन रही है। और जब हाफ वे थ्रू होगा मानसून, तो लगभग 60% एल नीनो का कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट है। हम इसको वेरीफाई करते रहेंगे, मार्च का महीना भी आएगा, तभी हम हर सप्ताह एल नीनो के बारे में, एनसो के बारे में अपनी स्काईमेट के साइट पे अपडेट देते हैं। कोई और एजेंसी नहीं दे रही है। और ऐसा ही इसलिए कर रहे हैं कि तैयारी हमारी पूरी रहनी चाहिए। अगर कोई ऐसे स्थिति बन जाती है, एल नीनो की स्थिति को लेकर चिंता जरूर है। जब एल नीनो होता है, 80% केसेस में बिलो नॉर्मल रेनफॉल, और उस 80% में से 60% केसेस में ड्राउट की स्थिति है। पिछला रिकॉर्ड देखें तो आप, पिछला रिकॉर्ड लगभग मैं 70-80 साल की बात कर रहा हूं, उसके रिकॉर्ड को जाएं तो, और जब भी एल नीनो लानीना के बाद हुआ है, उस वक्त तो बहुत ही खराब हालात देखने को मिले हैं। चाहे वो 1965 का हो, 76 का हो, 2009 का हो, ये ऐसे साल हैं जो लानीना खत्म होने के बाद एल नीनो आया था, और इस बार भी वही है। तो आप हर स्थिति को एक साथ ही लेके मत चलिए, हर बार स्थिति जरूर अलग अलग होगी। एल नीनो को लेके चिंता जरूर है। और अब तो वर्ल्ड वाइड एजेंसीज जितने हैं, नोवा को लेके या जेमस्टेक को लेके, सब ने इसके बारे में चिंता तो जाहिर की है कि एल नीनो की स्थिति बन रही है, एनसो की स्थिति बन रही है, और ये भारतीय जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसको लेके जरूर मानसून के दिनों में चिंता का विषय रहता है। वर्षा सामान्य से काफी कम रहती है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। एब्रप्टली द कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। कहाँ क्या होगा, जनरली एल नीनो के समय में जो दक्षिण भारत है उसमें कम प्रभाव पड़ता है, ज्यादा उसका प्रभाव मध्यवर्ती भागों में और उत्तरी क्षेत्रों में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट में भी कम रहता है, दक्षिण भारत में भी उसका प्रभाव कम होता है। लेकिन एग्री बाउल वाले जो क्षेत्र हैं उसमें वो एक जरूर चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए हमें आने वाले दिनों में एल नीनो को लेके जरूर सतर्कता बरतने की जरूरत है। चिंता शायद हम अभी ना करें, इतनी जितनी जरूरत हो उतनी ही करें, लेकिन तैयारी की जरूरत बाकायदा है, और हम उसके लिए तैयार रहें। यानी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ घरेलू वेदर एजेंसी ने, इंटरनेशनल जितनी भी वेदर एजेंसी, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, यूएस की हो, कनाडा वगैरह से, वहां से भी इस तरह की चिंता जाहिर की जा चुकी है कि मॉनसून सीजन में इस बार एल नीनो एक्टिव रह सकता है। और जब भी लानीना के बाद एल नीनो की स्थिति बनती है, 3 साल से लानीना एक्टिव था, हम देख भी रहे थे कि सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन जब लानीना के बाद जब भी हिस्टोरिकल इस तरह की चीजें होती है कि जब भी एल नीनो आता है लानीना के ठीक बाद, वो पहले साल में स्थिति ज्यादा खराब होती है, सूखे की स्थिति ज्यादा खराब होती है। इससे अच्छा है कि हम तैयारी पहले से करके रखें, ताकि आगे महंगाई का खतरा ज्यादा न बढ़े। हमारे साथ स्वतंत्र भारत के प्रेसिडेंट अनिल घनवत साहब भी। अनिल जी, महाराष्ट्र को लेकर फसल की क्या स्थिति है? वहां पर मौसम की मार किस तरह की पड़ी है किसानों पर? इस साल तो ज्यादा बारिश की मार तो सहनी पड़ी थी,
लेकिन इस साल सर्दियां ज्यादा दिन तक चली, इसलिए गेहूं की फसल हमारे महाराष्ट्र में अच्छी रही है इस साल। और ऑल ओवर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल गर्मी ज्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाएगा। मैं उसमें जरा सहमत नहीं हूँ। पिछले साल सर्दियों का ये कम था, जो पीरियड था सर्दियों का वो कम था, इसलिए फसल में ज्यादा गिरावट आई थी। और इस साल सर्दियां ज्यादा दिनों तक चली, इसलिए जो ग्रेन साइज बढ़ना था वो बढ़ेगा और इतनी धूप की मार जो होती है उतनी नहीं आएगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें डर है कि आगे चल के हमें शॉर्टेज आएगा गेहूं में, तो ये गवर्नमेंट स्टॉक क्यों बेच रही है? अभी इन्होंने बहुत सारे कम दाम में गेहूं का स्टॉक निकाल दिया है, तो हमें वो भी तो रिजर्व में रखना चाहिए। और हर बार अगर इसी तरह भी शॉर्टेज होता है तभी किसानों को दाम गिराने की कोशिश अगर सरकार इंपोर्ट करके करती है, करना भी चाहिए, लेकिन किस हद तक? अभी 3,000 के दरमियान गेहूं के दाम चल रहे थे, आपने 2150 रुपए में गेहूं बेचना शुरू कर दिया, तो 700-800 रुपए क्विंटल का किसानों का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम उसके उपाय योजना करते हैं तो सिर्फ किसानों को उसकी मार पड़ती है। और आप ये सब किसानों से खरीद के मुफ्त में बांट रहे हैं, वो जानवरों को खिलाया जा रहा है, फिर से मार्केट में आ रहा है। तो इसके ऊपर भी सोचना चाहिए हमें, कितना खरीदना चाहिए और कितना मार्केट इंटरवेंशन करना चाहिए, इसके बारे में हमें देखना चाहिए। और गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं कितनी फसल आएगी, उसमें कितना हम रिलाई कर सकते हैं उसके ऊपर, ये भी एक बड़ा सवाल है। इनके क्या मैकेनिज्म है ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का पता नहीं, लेकिन कभी भी इनके आंकड़े बहुत सटीक नहीं होते। तो हमें एक्चुअल ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक्चुअल प्रोडक्शन कितना होगा वो ज्यादा से ज्यादा सटीक अनुमान लगाने की जरूरत है। नहीं तो हर साल इस तरह का ये मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहता है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन आते रहता है और किसानों को ये मार सहनी पड़ती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर पहले से ही अनुमान अगर सही लगाया जाए तो तैयारी भी पहले से रहेगी और उसके लिए तैयार भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे पूरे वैल्यू चेन में वो पहले से तैयार होंगे। राजेश जी, आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार को किस तरह की तैयारी, जो इस तरह के मौजूदा हालात है, जिस तरह से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, आपको क्या लग रहा है किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है अभी? बिल्कुल, देखिए जैसे कि चंद्रशेखर जी बता रहे थे कि हमें अर्ली एक्शन लेना होगा। सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसका रिकमेंडेशन के आधार पे ऑब्वियसली तय करेगी, लेकिन वो ठीक कह रहे थे कि हमें रसिया जैसे देश के साथ इंपोर्ट करना चाहिए वहाँ से, अगर हम बीट कर सके तो। क्योंकि अगर 4 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादातर मेहमान हमारे मान रहे हैं कि हमारे प्रोडक्शन पे इसका इम्पैक्ट होगा। वो इम्पैक्ट कितना होगा ये आने वाले महीनों में, शायद मार्च के अंत तक हमें पता चले कि कितना हम कर पाए हैं। तो ऑब्वियसली ये, लेकिन रशिया के साथ भी ये देखना होगा कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसे डाइवर्ट होता है, क्योंकि अभी भी यूक्रेन क्राइसिस खत्म नहीं हुई है और खासकर बाइडेन के यूक्रेन जाने के बाद और ज़्यादा वो स्थिति ये होती जा रही है। तो क्या हम रसिया से इंपोर्ट कर पाएंगे ये देखना होगा, या हमें अदर मार्केट्स भी और मार्केट्स में भी देखना होगा कि बाकी किस देशों से हम वीट इंपोर्ट कर सकते हैं। और वो अगर नहीं कर सकते हैं तो ऑब्वियसली सरकार को, जैसा कि आपने बताया, कि बोनस देना होगा एमएसपी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर सरकार के पास प्रोक्योरमेंट नहीं होगा तो महंगाई पे कंट्रोल वो नहीं कर पाएगी। ओके, तो इस तरह से सरकार को पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी ताकि आगे स्थिति ना बिगड़े, ऐसा सभी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं और राजेश जी का भी यही कहना है। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। हमारे सभी मेहमान इस एग्री कॉन्क्लेव में बने रहेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी मेहमान बने हुए इस एग्री कॉन्क्लेव में। अजय केडिया जी के पास जाते हैं। अजय जी, क्या लग रहा है आपको, प्राइस का ट्रेंड किस तरह का गेहूं का रह सकता है? हालांकि सरकार ओएमएसएस से जब से गेहूं बेचना शुरू किए उस समय से भाव काफ़ी नीचे आ गए हैं, क्या लग रहा है? लेकिन ये ट्रेंड क्या बरकरार रहेगा, गिरावट का ट्रेंड? क्योंकि जिस तरह के उत्पादन को लेकर जिस तरह से चिंता बनी है,
क्या गिरावट और संभावना आपको दिख रही है या यहाँ से अब रिवर्सल आएगा, वापस से भाव ऊपर की तरफ गेहूं के जा सकते हैं? नमस्कार विष्णु जी। डेफिनेटली देखिए, जो हमने पिछले 15-20 दिनों में या महीने भर में गिरावट देखी, वो कहीं ना कहीं एक डेस्परेटनेस दिखाई दे रही है। बिकॉज जिस ढंग से चंद्रशेखर सर ने भी कहा कि जो प्रोडक्शन के नंबर है या हमने देखा कि वेदर से रिलेटेड भी जो कंसर्न्स है, ये सब मार्केट में दिखने लगे। और गवर्नमेंट ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि अगला साल इलेक्शन का भी, पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहूंगा, बट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंसर्न दिखने लग गया है। तो जिसके चलते गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए, ये टेम्पररी प्राइजेस को एक डाउन साइड ले जा सकता है। बट फंडामेंटल साइड देखें तो मुझे लगता है कि प्राइजेस में काफी अच्छी तेजी आने वाले टाइम में दिख सकती है। नो डाउट इंटरनेशनल में भी हमने देखा ब्लैक सी में जिस ढंग से अभी सप्लाई थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है, जो प्राइजेस पे थोड़ा कूल ऑफ किया जरूर है। बट अगर अगले 8-9 महीने की बात करें, 10 महीने की, तो मुझे लगता है कि प्राइजेस वापस अपने नए हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। बिकॉज जिस ढंग से डिमांड में इंप्रूवमेंट है और सप्लाई साइड कंसर्न्स बना हुआ है, वेदर कंसर्न्स बने हुए, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को अपलिफ्ट करेंगे। तो मुझे लगता है जो करंट लेवल्स है, ये ज्यादा टाइम तक टिकने वाले नहीं है। फंडामेंटल्स काफी मजबूत रहेंगे अगले 6-8 महीना। और एल नीनो का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट अगले साल की क्रॉप पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये करंट लेवल पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए 2350 से 2400 की रेंज में। बट ओवर द पीरियड हम जैसे जैसे जाएंगे, प्राइजेस में वापस अपलिफ्ट आना चाहिए। नो डाउट गवर्नमेंट के एक्शन कंटिन्यू रहेंगे कि प्राइजेस को कूल ऑफ करने की कोशिश की जाए। बट ओवरऑल मुझे लगता है फंडामेंटल पॉजिटिव साइड रहेंगे अगले साल भर की अगर बात करें तो। ओके, तो ये है गेहूं प्राइस को लेकर आउटलुक। लेकिन रबी फसल में कुछ और भी अहम फसल है, वो है चना और दूसरा सरसों। चना और सरसों को लेकर क्या अनुमान लग रहा है? हालांकि चने को लेकर चिंता नहीं है क्योंकि पुराने स्टॉक भी अपने पास बम्पर है और इस बार भी बेहतर फसल का अनुमान है। लेकिन सरसों को लेकर किस तरह का अनुमान है चंद्रशेखर सर? सरसों के बारे में बोलने के पहले और एक बताना चाहता हूं गेहूं के बारे में जो अहम है। पता नहीं, मैं कम से कम 10 साल हो गया है, हमारा गेहूं जो है is at the limit of heat tolerance. There is enough empirical evidence and this is an accepted position. तो जब हमारा गेहूं is at the limit of heat tolerance, any undue increase in temperature will hurt the yield. इसे स्वीकार करना चाहिए हमें। We can't wish away all this because these are all established facts. Okay, this is number one. आप अभी सरसों के बारे में बात की, हाँ जरूर, मैं उसका एकरेज देख रहा था, कम से कम 7 या 8 लाख हेक्टर बढ़ गया है इस साल सरसों में, उसका भाव के वजह से। आई थिंक द एकरेज, फाइनल एकरेज नंबर कुछ 98 लाख हेक्टर्स का आया है। और सरकार का जो अनुमान है उत्पादन का, वो मैं देख रहा था कि 121 लाख टन, यानी कि 12.1 मिलियन टन। और अभी जो उत्पादन के आंकड़े आए हैं, एस्टिमेट आए हैं, द गवर्नमेंट सेज 128 लाख टन का उत्पादन है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, इट इज कंप्लीटली ओवरस्टेटेड। मेरा अनुमान है 110 से 115 लाख टन का, आउटसाइड लिमिट इज 115 लाख टन, इससे ज्यादा नहीं होगा। मगर आगे जाकर के गर्मी के वजह से थोड़ा खतरा मंडरा रहा है जरूर इस फसल के ऊपर। गर्मी का खतरा सरसों पर भी है। हालांकि सरसों की बहुत जगह अराइवल भी शुरू हो चुकी है, तो सरसों में नुकसान का खतरा 4 से 6% तक का ही है, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। लेकिन चंद्रशेखर सर को लगता है कि सरकार का जो अनुमान है 128 लाख टन उत्पादन का, ये मुमकिन नहीं दिख रहा है। 110 से 115 लाख टन उत्पादन की संभावना लग रही है। अजय केडिया जी, आपको क्या लग रहा है, आप क्या सेंस कर रहे हैं? और प्राइस जिस तरह से तेजी से नीचे आए हैं, क्या ये गिरावट अब थमने वाली है? जिस तरह की अब वेदर की रिपोर्ट आ रही है, आपको लग रहा है अब यहाँ से भी प्राइस ट्रेंड अब ऊपर की तरफ जाएंगे? हालांकि अब एमएसपी के आसपास आ चुका है भाव सरसों का। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में मुझे कोई खास तेजी नहीं लग रही 2023 में, क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा था कि प्रोडक्शन तो एक कंसर्न जरूर था, बट साथ में जो लॉजिस्टिक इशू बने थे ब्लैक सी से, उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट सभी मार्केट्स पे हमने पड़ते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, और ग्लोबल मार्केट में जो कंसर्न्स थे वो अब कूल ऑफ आ गए। तो मुझे लगता है कि मस्टर्ड के अंदर फर्दर गिरावट आते हुए दिखाई देगी। प्राइस में नो डाउट अब कुछ वेदर कंडीशन के चलते, हीट की वजह से प्राइस को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिला है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइसेस नीचे में 5000 का लेवल या 5000 के नीचे भी जा सकता है। ओवरऑल मुझे पूरे ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में, चाहे सोया की बात करें चाहे मस्टर्ड की बात करें, इंडिया में डेफिनेटली प्राइसेस में गिरावट ही रहेगी। तो ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी दिखाई नहीं देती।
तो सरसों को लेकर ये रिपोर्ट आ रही है, लेकिन इस वक्त मौसम विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। अगले 3 महीने को लेकर मौसम विभाग का क्या आउटलुक है हीट वेव को लेकर, साथ ही बारिश को लेकर क्या आउटलुक है, वो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हीट वेव पर ही बात हो रही है, किसान के नुकसान पर बात हो रही है, फसलों के नुकसान पर बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। 0.05 degrees Celsius anomaly, and east and northeast, it ranked number 3 in terms of high temperatures. And this is the same statistics in terms of pictorial graph. If we see all India maximum temperature 2023, this was the highest. Northwest India was also highest, and Central India it was at number 2 after 2006, which was the highest value. Similarly, for minimum, all India it ranked number 5. Northwest India in minimum temperature was number 2 after this year 2006, and Northeast India it ranked at number 3 after 2016 and 1946. Yeah, this is 46 is not there in this graph; it is beyond the range, but it stood at number 3. So the average minimum temperature was the second highest for Northwest and third highest for Northeast India. For country as a whole, it was 5th highest average minimum temperatures. We have been issuing this monthly forecast at the end of every month for the next month. If we see how the forecast for month of February, which we issued on last date of January, fared, on the left side of your panel is the actual rainfall, but we observed over the country as a whole. If we see this red or orange color are the areas of deficient rainfall, and blue and green are area of normal or slightly above normal rainfall. And this was the forecast. If you see the West and Peninsular India, we predicted at end of January that this is going to be the rainfall scenario. These areas will get normal or more than normal rainfall, and same has been realized in the actual rainfall. The forecast for rainfall for the month of February has come nearly correct. And coming to the forecast of maximum temperature for February, which we issued on 1st of the February at beginning of the month. This was the forecast on the right hand side that peninsula and central parts of the country would get normal or above normal maximum, normal or below normal maximum temperature, and same was realized here. For most other तो आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर वो बताते हुए कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने के दौरान किस तरह का मौसम रह सकता है, क्या हीट वेव की कितनी चिंता है, और ये जैसा वो कह रहे थे कि सेकेंड हाईएस्ट सबसे ज़्यादा सामान्य से ज़्यादा तापमान अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कितना कंटिन्यू होगा पूरी रिपोर्ट वो बता रहे हैं। आगे और क्या कुछ निकल कर आता है इस पर भी चर्चा करेंगे। हम सरसों की बात कर रहे थे, अजय केडिया जी से सरसों की बात हो गई। सरसों को लेकर बाकी राज्यों में क्या रिपोर्ट आ रही है? अजय जी, एमपी में किस तरह की फसल की रिपोर्ट आ रही है सरसों को लेकर? अजय जैन साहब, आपसे मेरा सवाल था। सर, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके आप अपना जवाब दें। जी, एमपी में सरसों के अराइवल का प्रेशर काफी अच्छा अभी देखा जा रहा है। इन दिनों सभी मंडियों में बहुत ही बढ़िया अराइवल आ रही है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और यील्ड भी अच्छा है। तो अभी तक एमपी में कोई भी गर्मी का या टेम्परेचर राइज का इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। जो अराइवल्स अभी पहली बोनी का मंडी में आ रहा है उसमें सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। सर, अराइवल की जो अभी की तक की जो स्थिति है एमपी के मंडियों में वो काफी अभी तक अच्छी नजर आ रही है। चलिए चना की बात कर लेते हैं। चना को लेकर क्या लग रहा है अजय केडिया जी, किस तरह की रिपोर्ट चने को लेकर आ रही है? हालांकि चने को स्टॉक को लेकर उस तरह की चिंता नहीं है, तो लेकिन इस साल के उत्पादन को लेकर क्या अनुमान है और प्राइस ट्रेंड आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, चने की अगर बात करें तो डेफिनेटली हमने जो सोइंग के फिगर्स पहले ही ड्रॉप होते हुए देखे थे, जिसका असर प्राइजेस पे पड़ना चाहिए था, बट हमने ऑलरेडी देखा पिछले 1.5-2 साल से गवर्नमेंट ने इसी चीज को कॉशियसली हैंडल किया है, जिसके चलते कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं आई है। एमएसपी के भी नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल्स है वो चने के लिए सपोर्टिव जरूर है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी इसलिए नहीं लग रही कि गवर्नमेंट इसके ऊपर चेकर मेकर कंटिन्यू रख के चल रही है। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो प्राइजेस जिस ढंग से रिवर्ट बैक किया है पिछले 15-20 दिनों में, हमें लगता है कि प्राइजेस 5100 का लेवल आराम से इजीली तोड़कर 5250 से 5300 का लेवल दिखा सकता है। बट अभी भी जो
ओवरऑल सोइंग में ड्रॉप आया उसका असर अभी भी प्राइजेस पे डिस्काउंट नहीं हुआ है, जो मुख्य कारण है इन्फ्लेशन कंसर्न्स को लेकर। तो ओवरऑल ये लेवल से कोई बड़ी फॉल जैसी सिचुएशन तो नहीं बन रही है क्रॉप की सोइंग को देखते हुए, बट हमें लगता है कि अपसाइड भी लिमिटेड है। बट ओवरऑल प्राइजेस में थोड़ा साइडवे टू पॉजिटिव मूव ही अगले 2-3 महीने तक दिखेगा। अदर देन चाइना, अगर हम पल्सेस की बात करें, वहां पे सिचुएशन अभी भी टाइट लग रही है, जहाँ पे गेन्स कंटिन्यू रह सकते हैं। चंद्रशेखर सर, पल्सेस को लेकर आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? किस तरह का अनुमान रवि पल्सेस को लेकर है? साथ ही हालांकि तुअर वगैरह खरीफ के जो भी फसल है उसमें तुअर को लेकर ही चिंता थी, जो इंपोर्ट से उसकी भरपाई हो रही है, लेकिन बाकी दलहन को लेकर उस तरह की चिंता नहीं है। आप क्या सेंस कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी पिछले हफ्ते बात कर रहा था पल्सेस कॉन्क्लेव में। उसका एक हफ्ता पहले मैं दिल्ली था पूसा इंस्टीट्यूट में, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पल्सेस में I was a speaker and I gave my data and my thoughts on the pulses sector. अब हम चना के बारे में बात करेंगे खास तो पिछले साल 2022 में 114 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस साल 2 लाख हेक्टेयर कम, यानी कि 112 लाख हेक्टेयर। नंबर 1। नंबर 2, सरकार का जो टारगेट है उत्पादन का 135 लाख टन, और उसके सामने जो 7-8 दिन 10 दिन पहले जो अनुमान आया था इज 136 लाख टन एंड लास्ट ईयर वाज 137 लाख टन। अगर मैं लगातार लिखते आ रहा हूं, बोलते आ रहा हूं कि ये जो नंबर है चना का काफी ओवरस्टेटेड है, कम से कम 15% ज्यादा बोला गया है, ये नंबर शायद 110 लाख टन से ज्यादा नहीं होगा। आप कहोगे कि 110 लाख टन है तो भाव ऊपर जाना चाहिए। नहीं, हमारा देश में चना का डिमांड 80, 85, 90 लाख टन से ज्यादा नहीं है, और नाफेड का पास कम से कम 20-25 लाख टन का स्टॉक है। मार्केट में जो प्लेयर्स है वो सब देख रहे हैं सब। देखो, हमारा उत्पादन जो सरकार कहती है उतना नहीं है, मगर हमारा स्टॉक पोजीशन काफी अच्छा है और डिमांड कमजोर है। खास करके पिछले 2-3 साल में ग्रामीण क्षेत्र में आमदनी बढ़ नहीं रही है। देयर इज एक्चुअली डिमांड कॉन्ट्रैक्शन इन द रूरल एरिया। दैट इज व्हाई चना के जो भाव है काफी एमएसपी से कम है। तो मेरा अनुमान है चना का 110 लाख टन, और ओवरऑल पल्सेस इन द रबी सीजन मेरा अनुमान है 150 लाख टन टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, मगर सरकार का एस्टिमेट है 196 लाख टन ने काफी बहुत ऊपर है, बट उससे मैं सहमत नहीं हूं। विनोद आनंद जी, आपको क्या लग रहा है पल्सेस को लेकर जो रिपोर्ट चंद्रशेखर सर बता रहे हैं, जो सरकार ने जो रबी सीजन के लिए जो सरकार का जो एस्टिमेट है, क्या आपको लग रहा है वो अचीव होगा? मुझे नहीं अचीव होने का कोई कारण नजर नहीं आता, लेकिन जब भी मैं कुछ बोलता हूं तो आपके पैनल में जो लोग हैं वो दूसरे तरीके से उसको चैलेंज करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूं आपको। अभी हमारे पास चने का उत्पादन पिछले साल का 135.44 था, लगभग इतना ही था जितना भी एस्टिमेट हम अभी बता रहे हैं। अभी 136.32 है एडवांस एस्टिमेट। और किसी भी तरीके से अभी अब तो आईएमडी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसको आप मैच करा लें बाकी की जो फोरकास्टिंग हो रही है। जैसा मुझे लगता है, और मैं काफी खुल के अपनी बात आपके पैनल में कहना चाहता हूं, जो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लॉबी है, जो जब हमारा प्राइस हो और गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनाना कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर लो, गेहूं पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर लो, चने पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर लो, जिससे हमारे फार्मर्स का जो लाइवलीहुड है और फार्मर्स का जो प्रोक्यूरमेंट का रेट है वो काफी अफेक्टेड होता है और फार्मर की इकोनॉमी काफी बर्बाद होती है, खास करके ग्रामीण भारत की। इसके लिए ये सारा कुछ अभी कहा जा रहा है। तो जैसे आप मान के चलिए गेहूं की बात कर रहे हैं या चने की बात कर रहे हैं या सरसों की भी बात कर रहे हैं, प्रोक्यूरमेंट हमारा होगा, अच्छे से होगा और रिकॉर्ड ब्रेक करके होगा। डिमांड कॉन्ट्रैक्शन की पिछले 3 साल के आंकड़े पता नहीं ये कहां से कैसे कहा जा रहा है, मुझे उसमें कुछ रूरल इंडिया में पर कैपिटा इनकम में भी और बाकी आरबीआई का भी जो डेटा है उसके अनुसार से वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन चलिए कुछ समय के लिए मान लेते हैं। तो ओवरऑल चीजें स्टेबल है, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तापमान ज्यादा होता है लेकिन उसका प्रभाव इतना ज्यादा इस समय जो फसल पक रही है, पकी हुई है, उसके ऊपर नहीं पड़ेगा।
कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं जो अर्ली सोइंग हुई है, जो शुरुआती दौर में नवंबर दिसंबर से पहले की जो भी सोइंग है उसको लेकर चिंता नहीं है। जो दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में जो 60% गेहूं की जो बुआई हुई है वो दिसंबर से जनवरी के दौरान होती है, तो उन फसलों को लेकर चिंता है। जो अर्ली सोइंग वाले को लेकर तो चिंता नहीं है, ऐसा अजय जैन साहब भी कह रहे हैं। अजय जैन साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? पे जो पहली बोनी का हमारा सभी प्रकार का धान है, तिलहन है, दलहन है, गेहूं है, उसमें कोई समस्या अभी तक नहीं है और उत्पादन भी अच्छा है। समस्या जो है मार्च में तापमान बढ़ने की जो प्रिडिक्शंस आ रही हैं उसके कारण उत्पन्न हो सकती है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि समस्या हो ही गई है। जो तापमान बढ़ने के प्रिडिक्शंस आ रहे हैं उसको देखते हुए ऐसी संभावना लगती है कि उत्पादन में कमी हो सकती है। और फिर भी एक बात और कहना चाहता हूं, गेहूं की बैलेंस शीट के लिए एक बहुत बड़ा इस बार अंतर हमको नजर और इसलिए भी आएगा कि पिछली बार 70 लाख टन हमने एक्सपोर्ट किया है, नंबर 1। नंबर 2, जो सरकारी योजनाओं में हमने गेहूं की जगह चावल दिया है, ये दोनों कारणों से जो गेहूं हमारे पास अतिरिक्त बचेगा वो सरकार के पूल में ही बचने वाला है। और जो सरकार के पॉलिसीज हैं वो आज हमको नजर आ रही है, वो बिल्कुल इस दिशा में जा रही है कि सरकार अपना लक्ष्य पूरा किसी भी तरह से करेगी, ये बात तय है। और सरकार लक्ष्य से ज्यादा भी खरीदी करना का प्रयास करेगी, ऐसा नजर आ रहा है। देखिए, अभी आईएमडी के बयान भी आ रहा है कि फरवरी में देश में रिकॉर्ड तापमान दर्ज हुआ है और मार्च को लेकर भी यही अनुमान आ रहे हैं। जो सामान्य तापमान होते हैं उससे ज़्यादा तापमान की संभावना मार्च के लिए भी आईएमडी की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और फरवरी के महीने में तो रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। ये एक चिंता की वाली बात है। हमारा काम एक दूसरे के ऊपर आरोप तय करना नहीं है, आरोप लगाना नहीं है कि आपके आंकड़े गलत है, आपके आंकड़े सही है। हमारा यही है कि एक सही सॉल्यूशन निकले और उसका हल क्या हो, उसके लिए क्या पहले से तैयारी की जाए, वो उस मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं। चलिए, और हमारे शो का मकसद भी वही है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल महंगाई को लेकर। हालांकि महंगाई की जब भी हम चर्चा करते हैं तो सिर्फ खाने पीने के अलावा फ्यूल कॉस्ट भी काफ़ी एक अहम फैक्टर होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ड्राइव करते हैं। और पूरे जो सप्लाई चेन की स्थिति को अगर सबसे ज़्यादा अगर महंगाई का वो जो सबसे ज़्यादा पड़ता है वो फ्यूल कॉस्ट को लेकर ही है। तो महंगाई को लेकर क्या लग रहा है, विनोद आनंद जी, आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लग रहा है महंगाई किस तरह आगे करवट लेगी? क्या जो आंकड़े आ रहे हैं, इसलिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी ये रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी कहा था कि जितने भी मेट्रोलॉजिकल जितने भी एजेंसीज हैं उन्होंने अनुमान लगाया है कि अल नीनो कंडीशन है भारत में इस साल। ऐसे में मॉनसून रेंस कम हो सकते, डेफिशिएंट रह सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी आई है। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या महंगाई पर कितना बड़ा असर होगा? है हर उसकी साइकिल है एक, तो एल नीनो आना ही है, उसके लिए हम तैयार हैं। आपको मैं याद दिला दूं, हमारे पास अभी एक एमओयू हुआ है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ। रीसेट 1A का डेटा भी अब हम यूज कर पा रहे हैं और उससे फोरकास्टिंग, जो क्विक फोरकास्टिंग होती है, यानी कि हर दूसरे दिन हमारे पास डेटा होता है फसल FASAL में, हम उसको एनालाइज कर पाते हैं। तो हमारे पास इंफ्रा जो है अब वो ज्यादा अच्छा है, जैसे जिसमें हम सॉइल के कंडीशन तक हम एकदम एक्यूरेटली हम 1:10,000 तक हम अब उसको एक्सेस कर पाते हैं। ये तो पहली बात हुई कि स्पेस में जो नई चीजें, जो इनोवेटिव चीजें जो हो रही है उसमें। देखिए, जहां तक डिमांड की बात है, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हम अभी सबसे बड़ा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में विश्व में लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो इस वजह से वो जो धन बचा हुआ है उनके पास ग्रामीण भारत में, वो कहीं ना कहीं जो खाद्यान्न में उनका जो खर्च होता था, जो लोअर स्टेटा के जो लोग थे, जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है, जो नीचे बिल्कुल हाशिए में पाए जाते हैं और उनकी संख्या ज्यादा है, तो कई ऐसे FMCG प्रोडक्ट हैं और कई ऐसी और भी वस्तुएं हैं जिसमें वो पैसा खर्च करेंगे। तो डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगा रूरल इंडिया में। और जहां महंगाई की बात है, तो जो मुख्य रूप से ये जो खाद्यान्न की जो हम आपूर्ति कर रहे हैं और जो सरकार की बाकी की स्कीमें हैं, जो ग्रामीण भारत तक पहुंचने के लिए एक जैसे अभी रूरल में इंडिया में टेक्नोलॉजी की काफी एक यूज ज्यादा बढ़ा है। इसके साथ साथ में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ी है। अभी क्रेडिट पे ज्यादा ध्यान भी दिया गया है इस बजट में।
कि रूरल इंडिया में क्रेडिट कैसे अवेलेबल करवाया जाए, खास करके एनिमल हस्बेंड्री में आप और फिशरीज में और इन चीजों में सबसे रिकॉर्ड व्यवस्था की गई है। 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो रूरल क्रेडिट दिया जा सकता है। पैक्स के माध्यम से और कोऑपरेटिव के माध्यम से और भी स्टेप्स लिए गए हैं। और प्रोक्यूरमेंट में खास करके जैसे अभी जो तीनों मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बने हैं, उससे भी काफी कुछ फायदा होना है। तो ओवरऑल कुछ ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। हाँ, वैश्विक व्यवस्था तो बदल रही है और बदलेगी, और भी बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बिल्कुल रूरल एरिया के लिए काफी काम किया जा रहा है। विनोद आनंद जी एकदम छोटा जवाब चाहेंगे, लेकिन प्रोक्यूरमेंट की जो स्थिति, ताजा स्थिति है, आप 2022-23 का देखिए, डेटा देखिए, 188 लाख टन गेहूं का प्रोक्यूरमेंट हुआ था। 2021-22 में 433 लाख टन गेहूं का प्रोक्यूरमेंट हमने किया था। क्या 2000 अब जो नए सीजन में किस तरह के प्रोक्यूरमेंट की उम्मीद करनी चाहिए? का ये ठीक समय अभी नहीं है कि मैं आपको आंकड़े दे दूं। मतलब जो मैं कमेटी में मेंबर हूं जो रिफॉर्म्स के लिए जो बनी है, तो वो आंकड़े मैं आपके सामने नहीं रख सकता। लेकिन अगर आप मुझे आधा मिनट दे तो जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कैलकुलेट करते हैं या फिर प्रोक्यूरमेंट हम किस हिसाब से करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस जरूर आएंगे जी। जो पैडी फीड का साइकिल है हम उसको तोड़ना चाहते हैं, और बाकी के जो क्रॉप्स हैं उसकी प्रोक्यूरमेंट हम ज्यादा करना चाहते हैं, मस्टर्ड की या फिर आपके लिए रेपसीड की या फिर बेसिकली दलहन और तिलहन की, जिससे कि किसान उस तरफ ज्यादा बढ़े। तो कब तक हम ये व्हीट और पैडी को 100% हम एक एश्योर करते रहेंगे कुछ एक राज्य में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कि हम उनको प्रोक्यूर करते रहें? तो प्रोक्यूरमेंट होगी, बिल्कुल सही बात, मैं समझ गया बात कि नॉन ट्रेडिशनल फसलों पर भी फोकस बढ़ाना है। इसलिए भी हो सकता है कि सरकार इस स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है। ये स्ट्रेटजी कितना कारगर होगा? अनिल घनवर जी, आपका टेक इस पर क्या होगा? कितना प्रोक्योर करती है इसके ऊपर सब निर्भर है। आज महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी है कि हजारों किसान कि ट्रेडिशनल फसलों की बजाय, गेहूं चावल की बजाय अगर फोकस अगर बाकी तिलहन दलहन की फसलों पर हो तो उत्पादन भी बढ़ेगा। अगर वहां पर प्रोक्यूरमेंट पे फोकस बढ़ाया जाए तो लोगों का उत्पादन करने पर और उसकी खेती की तरफ भी ज्यादा किसानों का फोकस होगा। मैं ये कहना चाह रहा था, क्या फोकस करना सरकार की ये नीति आपको कैसी लग रही है? आपका रिएक्शन सर। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गेहूं और चावल ही प्रोक्योर करते रहेंगे तो लोग वही उगाते रहेंगे, तो उसके वजह से बाकी भी नुकसान हो रहा है। हमारा वाटर डिप्लीशन हो रहा है, मोनोक्रॉपिंग हो रही है। अगर हम दूसरे क्रॉप्स को अगर प्रोक्योर करें तो लोग उस तरफ जाएंगे हो जिसमें हम डेफिसिट है, दलहन तिलहन में हम डेफिसिट है, वो हमारा जो शॉर्टेज है वो हम भर के निकाल सकते हैं। लेकिन ये होना चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। नहीं तो पिछले साल पूरा साल चना एमएसपी के नीचे बिक गया, फिर भी कहीं प्रोक्योरमेंट उसकी हुई नहीं। अभी भी महाराष्ट्र में बम्पर क्रॉप है चने का, लोगों के पास अभी चना तैयार है और 450 में बेच रहे हैं और एमएसपी 5,400 रुपए है। तो ये जो स्थिति है ये नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्शन आ गया तो उसका प्रोक्योरमेंट शुरू होना चाहिए। लोगों को गारंटी होनी चाहिए कि मैं अगर दलहन तिलहन कुछ तैयार करूं तो गवर्नमेंट वो खरीदेगी या उसके रेट्स बाजार में एमएसपी के ऊपर रहेंगे। अगर एमएसपी के नीचे ही बेचना है तो एमएसपी की क्या जरूरत है? फिर अगर एमएसपी रहते हुए भी किसानों को अगर 1,000 रुपया कम मिल रहा है, लीकेज की बात है कि लीकेज कहाँ पे हो रही है और कहाँ पे गड़बड़ी लोग कर रहे हैं, उस गड़बड़ी को ठीक करने की जरूरत है। सरकार ने तो एमएसपी अगर तय किया है तो उस पर बेचने की कोशिश तो होनी चाहिए, लेकिन अगर किसान नहीं बेच पा रहे तो कहाँ पर गड़बड़ी हो रही उसको ठीक करने की जरूरत है। चलिए, हमारे सभी मेहमानों को शुक्रिया कहने का वक्त आ गया। अजय जैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय केडिया जी, जीपी शर्मा साहब, अनिल चतर साहब, जी चंद्रशेखर जी और साथ ही विनोद आनंद जी और देवेंद्र बोरा साहब, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए और इस खास शो को और भी खास बना दिया। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ चलता रहेगा। नमस्कार।